नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खतरा बने गैर सरकारी संगठन। निसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण में संलग्न हैं, पर यह भी सच है कि कई भारत विरोधी शक्तियां एनजीओ के रूप में देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं। भारत को अस्थिर करने वाली आंतरिक बाहरी शक्तियों के कई मुखौटे हैं। ऐसा ही एक मासूम दिखने वाला नकाब एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन है। बीते दिनों आयकर विभाग ने ऑक्सफैम इंडिया सहित 5 बड़े एनजीओ के दफ्तरों पर छापा मारा। गहन जांच से सामने आया कि ये संगठन बाह्य धन बल के दम पर देश की औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस संदर्भ में एक हालिया घटनाक्रम और भी चौंकाने वाला रहा, और वह यह कि एनजीओ द्वारा समाज में मजहब के नाम पर वैमनस्य फैलाने वालों का बचाव किया जा रहा है। यह मामला 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुस्लिम बहुल इलाके में उन्मादी भीड़ ने गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता यानी तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन की हत्या कर दी थी। हाल में जब इस मामले में एनआईए की अदालत ने निर्णय सुनाया तो उसमें यह चिंता व्यक्त की गई कि कुछ एनजीओ दंगाइयों को हर संभव कानूनी सहायता पहुंचा रहे थे। इनमें सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, रिहाई मंच, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसे देशी और अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप जैसे विदेशी एनजीओ के नाम सामने आए। जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस पर कहा, यह पता लगाने के लिए कि एनजीओ को धन कहां से मिल रहा है, उनका सामूहिक उद्देश्य क्या है और न्यायिक प्रक्रिया में उनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने का प्रभावी उपाय करने हेतु इस फैसले की एक प्रति बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और केंद्रीय गृह सचिव को भेजी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक और संकीर्ण सोच को बढ़ावा दे रही है। सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस की संस्थापक, ट्रस्टी और सचिव तीस्ता सीतलवाड़ है, जिनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गुजरात दंगा मामले में झूठी कहानी गढ़ने और फर्जी गवाही दिलाने का मामला भी दर्ज है। किसी संदिग्ध किस्म के एनजीओ की पड़ताल पर कुछ तबकों के विरोध का सिलसिला बहुत पुराना है। इसके लिए लोकतंत्र पर आघात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर स्वर मुखर भी होते रहे हैं। 2005 में माकपा के अधिवेशन में पार्टी नेता प्रकाश करात ने कहा था, हमारी पार्टी ने लगातार चेतावनी दी है कि एनजीओ की कई गतिविधियों को वित्त पोषित करने हेतु बड़ी मात्रा में विदेशी धन आ रहा है। पश्चिमी एजेंसियों से मिलने वाले ऐसे धन का उद्देश्य लोगों को राजनीतिकरण करना होता है। ऐसी बातें निराधार नहीं है। भारतीय विकास गाथा में एनजीओ लॉबी द्वारा गतिरोध पैदा करने के अंतहीन उदाहरण हैं। एक अध्ययन के अनुसार 1985 में चीन और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $293 थी। अभी चीन में यह $13,000 से अधिक तो भारत में महज $2700 है। करीब 18.5 ट्रिलियन यानी लाख करोड़ डॉलर की चीनी आर्थिकी भी भारत से करीब 5 गुना विशाल है। विकास की इस दौड़ में भारत के पिछड़ने को एक परियोजना के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक
ग्रोजेट डैम जो चीन में 10 वर्षों में से अधिक समय से में बनकर तैयार हो गया, जबकि उसकी तुलना में कहीं बहुत छोटे सरोवर सरदार बांध को पूरा करने में भारत को 56 साल लग गए। इसका एक बड़ा कारण देश में समझौतावादी खिचड़ी गठबंधन सरकार भी रही। उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रहित गौण रहा और जोड़ तोड़ की राजनीति हावी रही। इसका लाभ मानवाधिकार पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी एनबीए जैसे संदिग्ध मंशा वाले संगठनों ने उठाया। इस दौरान जहां देश का विकास अवरुद्ध रहा, वहीं एनबीए नेता मेधा पाटकर को दुनिया भर में प्रचार मिला। आज सरदार सरोवर बांध से गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को बिजली, सिंचाई हेतु पानी और स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु परियोजना को भी एनजीओ के हस्तक्षेप की तपीस झेलनी पड़ी। फरवरी 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुश्किलों में घिर गया है क्योंकि अमेरिका स्थित कई एनजीओ हमारे देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति वृद्धि की आवश्यकता की कदर नहीं करते। रूस समर्थित इस परियोजना का एनजीओ लॉबी द्वारा भारी विरोध हुआ था। इससे इसके परिचालन में 8 साल की देरी हुई और परियोजना लागत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई। केरल में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण के समय भी यही देखने को मिला। तब चर्च के समर्थन में स्थानीय मछुआरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि यह विरोध स्थानीय मछुआरों का न होकर संगठित प्रतीत हो रहा है। कथित पर्यावरणीय चिंताओं के नाम पर योजनाबद्ध उग्र प्रदर्शन और चर्च प्रेरित विरोध के बाद तूतीकोरिन में वेदांता को स्टारलाइट तांबा स्लेटर कारखाना 2018 में बंद करना पड़ा। इससे भारतीय तांबा उद्योग को इतनी क्षति पहुंची कि 2017-18 तक जो भारत विश्व के 5 शीर्ष तांबा निर्यातकों में से एक था, अब वह तांबे का आयातक बन गया। निसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण कार्यों में संलग्न हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई भारत विरोधी शक्तियां एनजीओ का रूप धारण करके देश और समाज को कमजोर करने का प्रयासों में शामिल है। इसे देखते हुए 2012 से 2024 तक गृह मंत्रालय कुल 20,721 एनजीओ का विदेशी चंदा अंशदान पंजीकरण रद्द कर चुका है। फिर भी वित्त वर्ष 2017, 2018 और 2021-22 के बीच एनजीओ को लगभग 79,000 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ। आखिर विदेश से एनजीओ को मिल रहे अकूत धन का उद्देश्य क्या है? आधुनिक युद्ध सीमाओं की मोहलत नहीं या मोहताज नहीं, इसलिए देश के भीतर पल रहे दुश्मनों पर भी नकेल कसने की भी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आस्तीन में हमारे सांप पलते रहे हैं और आगे भी संभावनाएं बनी रही हैं। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।